चलिए तो बालक हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपका असाइनमेंट से है, जो असाइनमेंट आपको पीडीएफ शेयर किया गया है ग्रुप में, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि करके आपको क्या करना होगा। इसका अलग एक कॉपी बनाना होगा, जिस पर अगर एक्सप्लेनेशन के साथ है तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 3, इसमें 2 चैप्टर हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो आप देखेंगे इसमें दोनों सेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। तो यूनिट नंबर 3 एक एक करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की। आपको बताया गया था ऑर्स्टेड का प्रयोग, याद है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट था, उसके बगल में कंपास रखा हुआ था। तो जब सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा था जब तो कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो उसके आधार पर ऑर्स्टेड ने ये बताया कि किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ऑर्स्टेड का प्रयोग में ये आपको बताया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ऑर्स्टेड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करेगा। तो याद रखेंगे, गतिमान स्वतंत्र आवेश स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है बालक। स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या हो गया, कट रहा है। हो गया बालक, चलिए तो सेकंड का कौन होगा, सेकंड का 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्लियर है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गतिमान है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखेंगे, उसका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चाल और क्या होगा, गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित होगा, क्योंकि चाल से ही गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² आप लेते हैं, तो जब चाल अपरिवर्तित होगा तो गतिज ऊर्जा भी अपरिवर्तित होता है। क्लियर है बालक, चलिए आगे बढ़ा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो याद होगा, आपको बताए थे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग हम लोग किए थे, निकाला भी गया था इसका प्रयोग करके, आपको सिखाए थे क्लास में निकालने के लिए। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर 1। हटा इसको। 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल का दिशा होगा। तो ध्यान देंगे, अगर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगाइएगा तो ये बाहर की ओर आएगा, और बाहर की ओर अगर उसका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे के पास माइनस आवेश होता है। तो माइनस क्या करता है, प्लस को खींचता है, तो इसका डायरेक्शन सीधे नीचे की ओर जाएगा। इसमें कहीं है सीधे नीचे की ओर। हाँ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। चलिए 6 नंबर, हटा इसको, मेंशन करते जाइएगा। ठीक है, जिस पे एक्सप्लेनेशन होगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। 6 नंबर, 6 नंबर बताइए क्या कह रहा है बालक। कह रहा है कि एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होता है।
तो ध्यान देंगे अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ है अनुक्रमानुपाती तो याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती भी होता है। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देख लिया जाए कि गतिज ऊर्जा के कैसे समानुपाती होता है। ठीक है, 6 नंबर। तो ध्यान देंगे, तो आप बोलेंगे सर चुंबकीय जो बल होगा वो अभिकेंद्रक बल के बराबर होगा, क्योंकि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पे घूमता है तो केंद्र की ओर बल लगता है जिसका नाम क्या है, अभिकेंद्रक बल। और चुंबकीय बल आपको पढ़ाए थे QVB, याद है QVB सबसे अधिक बल। यहाँ साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू 90 ले लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होता है, बल महत्तम होता है। और ये F कितना होगा, mv²/r अभिकेंद्रक बल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, यहाँ पे एक भी से एक भी कैंसिल करा दीजिए तो एक भी बचेगा। तो कितना हो गया, QB और R को इधर ला सकते हैं या यहाँ छोड़ दीजिए, कितना हुआ mv/r। क्लियर है बालक। अब हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, हमसे किसके बारे में पूछ रहा है देख लीजिए। तो कह रहा है दिया गया क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। आप त्रिज्या को ऊपर लेके आइए और इसको नीचे लेके आ जाइए, तो r इक्वल टू कितना होगा, mv/qb। चलिए आपको बता दें कि p इक्वल टू, इसको हम संवेग से हटा देंगे, संवेग हो जाएगा mv, तो r बराबर कितना हो गया, p/qv। अब संवेग का भी एक फॉर्मूला होता है, √2mk होता है, √2mk। mk क्या है, मास, और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो अब इसको हटा दीजिए, r बराबर कितना, तो √2mk और नीचे कितना होगा, qb। इतना कोई दिक्कत, r दिख रहा है बालक। चलिए अब बताइए कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो वृत्तीय गति करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो अब ये तो अचर होता है, r²। देखिए तो r² कीजिएगा तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा और ये दोनों स्क्वायर में आएगा, तो कितना होगा 2mk और नीचे क्या हो जाएगा, q² b²। अब आप सामने देख लीजिए कि क्षेत्रफल में और ऊर्जा में कौन सा संबंध है, समानुपाती। ठीक है, यही ना आपका गतिज ऊर्जा है। ये सब अचर कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल में और गतिज ऊर्जा में कौन सा संबंध है, समानुपाती। तो देखिए तो इसमें कहीं दिया हुआ है किसके समानुपाती, पूछ रहा था कि क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होता है, तो अनुक्रमानुपाती को ही क्या बोलते हैं, समानुपाती कहा जाता है। तो कौन होगा सही, गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, आप मेंशन कीजिए, निकालिए। हो गया बालक, आर निकाल लिए। हो गया बालक, लिख लेंगे आराम से। चलिए इसको भी लिख लीजिए। संबंध पूछा था कि अनुक्रमानुपाती है जिसको समानुपाती कहा जाता है, तो संबंध हम लोग निकाल लिए। कैसा संबंध है, किसके साथ समानुपाती का संबंध है, तो गतिज ऊर्जा के साथ। ठीक है, ये जो के आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, तो इसी का नाम है गतिज ऊर्जा। हटा दे बालक। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यूनकोण बनाता है, अतः कण का पथ होगा, आपको बताए हैं वृत्ताकार। जब कोई आवेशित कण किसी
चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो चुंबकीय बल क्या करता है, उसको वृत्ताकार गति करा देता है। याद कीजिए साइक्लोट्रॉन में भी निकाले थे हम लोग, तो पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि एक आवेशित कण v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। तो कब अधिकतम होगा, याद कीजिए आपको पढ़ाए थे कि एफ बी इक्वल टू कितना, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब लंबवत होता है। तो अब बताइए इसमें अगर इसको सदिश के पद में लिखिएगा तो v और b के बीच का कोण ही 90 होता है। तो इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर v और b एक ही दिशा में है, नहीं होगा। v और b परस्पर लंबवत होंगे, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर सदिश स्वरूप लिखिएगा ना, इसमें q बाहर होता है और अंदर क्या होता है, v क्रॉस b। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में लंबवत होंगे तब वैल्यू महत्तम होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर अभी बताए भी हैं कि 90 डिग्री पर महत्तम होता है। इसको तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा, तो क्यू भी बी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। 90 का वैल्यू 1 होगा तो क्यू भी बी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये समझ में आ रहा है कि अलग से बता दे इस पे कितना नंबर था, ये 8 था, ये 8 है ना। तो देखिए 8 नंबर में हम यही आपको बता रहे थे कि एफ बी जो होता है अगर सदिश के रूप में लिखिएगा तो क्यू v क्रॉस b होगा। ठीक है, और इसको अगर तोड़ना होगा परिमाण के रूप में तो ये होता है q v b साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे महत्तम होता है। तो सबसे अधिक बल अगर किसी आवेश पर लगेगा तो कितना लगेगा, q v b। लेकिन इसका शर्त क्या है कि दोनों लंबवत होना चाहिए। तो कौन लंबवत होगा, v और b। क्लियर है बालक। चलिए हटा दे, इसको मेंशन कीजिएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में देखा जाए, बताइए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कहिए या बीमा कहिए, क्या होगा, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1। अब खोजिए इसमें कहाँ दिख रहा है एम टी, ये है ना जी, पहला ही दिख रहा है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। क्या कह रहा है बालक, एक आवेशित कण को स्थायी एवं समरूप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में परस्पर समांतर। तो देखिए समांतर जब होगा, याद रखिएगा कि जब भी आप लंबवत बल लगाएंगे तो वृत्तीय गति होगा। अभी बल v और b के बीच कोण कितना था, 90। तो लंबवत लगाइएगा तो वृत्तीय गति, और समांतर लगाइएगा तो कौन सा होगा, सरल रेखा में होगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0। जब बल ही नहीं लगाएंगे तो पिंड मुड़ेगा ही नहीं, वो हमेशा सरल रेखा में गति करेगा। आपको मालूम है कि वृत्तीय गति करने के लिए केंद्र की ओर बल लगता है, अभिकेंद्रक बल। तो जब बले नहीं लगेगा तो पिंड कैसा गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ समांतर लिख दिया तो समांतर का मतलब क्या होगा, ये होगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन कितना, 0 डिग्री। साइन 0 सबको क्या कर देगा, 0। तब पिंड पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो कैसा गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। 11 नंबर, चलिए ये आप बताइए, 11 नंबर बताइए क्या होगा। करे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो याद है ऐसे क्वाइल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इस तरीके का क्वाइल पढ़े थे, परिनालिका। उसमें क्या किए थे कि सिलेंडर जैसा बनाकर और इसमें क्वाइल से ऐसे बेंड कर दिया गया था, याद है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र अंदर बना था क्योंकि बाहर वाला परिमाण बहुत कम होता है। और कैसा बना था, तो एक समान बना था परिनालिका के अंदर। तो आपको 2 पढ़ाए थे, एक परिनालिका था, एक टोरॉइड था।
तो याद रखेंगे, कह रहे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कहाँ, तो धारावाही परिनालिका के अंदर। कोई दिक्कत बालक? चलिए, कितना हो गया? 11 का ऑप्शन नंबर 4। 12 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक एक शख्स के अनुदिश गति कर रहा है। इसे XY तल में वृत्ताकार मार्ग और वामावर्त दिशा में गति कराने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र लगाना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर लगाइएगा? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ होगा? तो कह रहा है कि धनात्मक y अक्ष की ओर, धनात्मक z अक्ष की ओर, ऋणात्मक y अक्ष की ओर, ऋणात्मक z अक्ष की ओर। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कौन कौन अक्ष है। तो आपको बताए हैं कि जब ये किस पथ पे गति कर रहा है, XY, तो आपको बताएं कि जब XY है तो डायरेक्शन कौन बताएगा? Z। याद है? अगर ये YZ रहता तो डायरेक्शन X बताता, अगर XY है तो डायरेक्शन कौन बताएगा? Z। तो Z तो मालूम चल गया कि रिजल्ट Z होगा। लेकिन देखिए वामावर्त कह रहा है, तो थोड़ा सा इसको समझा जाए। वामावर्त क्या होता है? तो वामावर्त मतलब इधर से होता है, इधर से आपको इधर जाना है, ठीक है, इधर से। तो बताइए इधर से इधर जाते समय हमारा कन्वेंशन कैसा होता है? निगेटिव, क्योंकि मेजरमेंट हम लोग इधर से करते हैं। तो याद कीजिए, आपको फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बताए थे कि अगर वामावर्त चलना होगा तो निगेटिव हो जाएगा, इधर से अगर चलते तो पॉजिटिव, इधर से चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा बालक। तो यहाँ पर डायरेक्शन Z हम जानते थे, लेकिन वो Z किस एक्सिस के लिए होगा? तो ऋणात्मक अक्ष के लिए होगा। क्लियर है बालक? अगर वामावर्त नहीं रहता, दाहिना रहता, तब क्या लेते? पॉजिटिव लेते। लेकिन वामावर्त अगर कोई चीज चलता है तो याद रखेंगे 3 वो एक्सिस है, ये X है, ये Y है और ये Z। तो जब इधर से चलिएगा, इधर से, तो आपका कन्वेंशन क्या होगा? निगेटिव। सदिश में भी पढ़े थे, इधर से चलेंगे तो निगेटिव, इधर से चलेंगे तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत बालक? बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो याद रखेंगे घड़ी के सुई के दिशा में, जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं, अगर क्लॉकवाइज चलिएगा, हाँ, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के सुई के दिशा में तो निगेटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उल्टा दिशा में तो क्या होगा? पॉजिटिव। और XY है तो Z बताएगा, YZ रहता तो X बताता। इसमें कौन होगा सही? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट 13 नंबर बताइए, 13 में क्या हो? कह रहा है कि दो समांतर चालकों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपको बताया गया था, ठीक है। क्या बताए थे? तो आपको बताया गया था कि अगर दो चालक है, 13 नंबर है ना, 13 है ना, कि दो चालक है, अगर दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होगा तो इनके बीच क्या होता है? आकर्षण, ठीक है। और अगर दो समानांतर चालक तार है और उल्टा करंट, एक में इधर प्रवाहित हो रहा है इसमें, तो इसका बल इधर लगता है, इसका बल इधर, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो एक ही दिशा में जाएगा तो आकर्षण, और विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब देखिए इसमें है, ठीक है। तो यही है, कह रहा है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते। ये सब तो नहीं होगा, यही होगा, फर्स्ट वाला ही सही है। क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए, और धारा का प्रवाह कैसा होना चाहिए? विपरीत दिशा। कोई दिक्कत बालक? चलिए 40 नंबर में देखा जाए। 40 नंबर बताइए। करा किसी कमानी किसको बोलते हैं? स्प्रिंग। तो किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? तो अब बताइए, कमानी में अगर धारा प्रवाहित कीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो सिकुड़ जाएगा, खींच लेगा, तो क्या होगा? संकुचित होती है, फैलती है, दोलन करती है, ये होगा बालक। क्या होगा? संकुचित होते हैं। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र तुरंत बना देगा। चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? आकर्षण का बल आरोपित करेगा।
तो उस केस में क्या होगा, संकुचित हो जाता है। संकुचित होना मतलब सिकुड़ जाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, पहले इसको पढ़ लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कितने उदासीन बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं आपको बताना है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट पूछ रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट बताइए। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करें उदासीन बिंदु चालक तार में, तो चालक तार में तो एक सतह होता है। अगर मान ली कि ये मेरा चालक तार हो गया, तो किसी बेलनाकार पिंड में अगर हम बात करें गोलीय सतह का, तो सतह तो एक ही होता है जिस पे करंट का प्रवाह होता है। तो हमने बोला कि अगर ये मेरा चालक तार हो गया और इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है जी, पूरब से पश्चिम, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, तो कितने उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। तो ध्यान देंगे, उदासीन बिंदु क्या होता है, जहां पर विद्युतीय बल रेखा या चुंबकीय बल रेखा नहीं रहे, जहां पर कोई क्षेत्र ही नहीं बने, उस केस में तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है कि केवल अगर धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा, और इस केस में सतह के चारों ओर, ठीक है, प्रबलता बहुत कम होता है, आपको शायद बताए थे, और इसमें एक ही सतह होगा। तो जब एक ही सतह होगा तो उदासीन बिंदु का संख्या भी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अगर ये चुंबक रहता मैग्नेट, और चुंबक रहता है जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से साउथ चलता है, ऐसे दिख रहा है, इसमें दो बन जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ। चुंबक रहता तब, क्योंकि इसमें दो पोल होता है, तो एक बनेगा ऊपर उदासीन बिंदु, एक नीचे। लेकिन चालक तार में एक ही सतह होता है, तो इसमें उदासीन बिंदु कितना होगा, एक ही, ठीक है। चुंबक वाला कैसा आएगा, तो दो याद रखिएगा, एक ऊपर एक नीचे। चलिए कितना हो गया इसमें, कौन सा, 15 का 1। चलिए 16 नंबर, जल्दी पढ़ के आंसर बताइए। किसी भी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है, भी पर, वेग पर निर्भर करेगा नहीं, किस पर, म्यू आर, माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता, याद है ये म्यू है, यू नहीं है, म्यू है। किस पर निर्भर करता है, माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। हो गया बालक, क्योंकि देखिए ना, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है, मतलब इसी के बारे में, बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी पे निर्भर करेगा। बी के बारे में तो पूछ ही रहा है, तो वेग पर होगा नहीं, बी पर होगा नहीं, तो कौन होगा, म्यू आर पर। म्यू आर का नाम क्या है, अपेक्षिक चुंबकशीलता। कोई दिक्कत, हटा इसको। सेवेंटीन, जल्दी, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र बताइए, क्या होता है, जल्दी बताओ जी, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है, बोलिए नहीं रहा है। M/L/T−2 A−2, M/L/T−2 A−2। जल्दी, हो गए बालक। अच्छा, अगर कहता कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये हटा देते, अभी तो लिखे हैं पीछे हम लोग। हो गया नहीं ये वाला। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर, क्या कर रहा है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तो कण पर कार्यकारी बल होगा, मतलब कण पर जो बल काम करेगा वो कैसा काम करेगा। तो ध्यान देंगे, कैसे दिया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तो कार्यकारी बल। तो ध्यान देंगे, अगर भी और बी दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा, जैसे चुंबकीय बल है तो क्यू भी बी और साइन थीटा होता है। अब रुक जाइए, कह रहा है कि आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और इसका गति का दिशा एक ही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है और भी गति है, तो दोनों का दिशा एक ही होने का मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री। ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश, मतलब अनुदिश मतलब की ओर, ठीक है, मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में क्या दी जाती है, गति दी जाती है।
तो जब एक ही दिशा में दोनों गति करेगा तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। इस पर अगर पूछा जाए कि चुंबकीय बल टोटल कितना लगा, 0। क्यों 0 होगा कि एक ही दिशा में अगर बी रहे और भी रहे तो कोण कितना होगा, 0, और 0 सबको क्या कर देगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मेंशन करते चलिए इसको। हटा दे, हो गया बालक। चलिए कितना है, 18, 19 में, ये 19। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, किसी सीधे धारावाही तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया है जिसमें स्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो तार की ओर ऊपर की ओर प्रवाहित है, तार की ओर प्रवाहित है, दो बार लिख दिया गया जी। तार की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन होगा। एक मिनट थोड़ा देखने दीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग वाला एरर दिख रहा है। किसी सीधे धारावाही चालक तार को ऊर्ध्वाधर रखा गया है, मतलब सीधा रखा गया है, जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो तार की ओर प्रवाहित, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो तार की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। अच्छा तो ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए चालक तार है और धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर की ओर हो गया, ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, तो कह रहा है तार की ओर क्षैतिजतः प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन का विक्षेप होगा। तो ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन के विक्षेप के बारे में हम बात करें, इलेक्ट्रॉन के विक्षेप के बारे में बात किया जाए तो इस सतह की ओर ही होता है। तो जिधर धारा का दिशा रहेगा, याद होगा आपको, हमने करंट के डायरेक्शन के बारे में भी बताए थे और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी बताया गया था कि अगर क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित कीजिएगा तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जिधर तार में, चालक तार में जिधर करंट का प्रवाह होगा, जिस दिशा में करंट का प्रवाह होगा, हम इलेक्ट्रॉन को उसी दिशा में क्या कर देंगे, विक्षेपित कर देंगे। ठीक है, तो विक्षेपित आप कर रहे हैं, याद रखिएगा, परिपथ में आप आवेश को विक्षेपित कर रहे हैं। किस लिए, तो धारावाही चालक तार में धारा का प्रवाह होने के लिए। तो किस डायरेक्शन में आपसे करंट पूछा गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो आपका इलेक्ट्रॉन का विस्थापन भी कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब देखिए इसमें ऑप्शन है कितना है आपका, थर्ड वाला, कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्लियर है बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाया जाए इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है बालक, हाँ बताइए। ये बहुत बार आया हुआ है और बहुत बार आपको बताया भी है, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बताइए। बताओ जी क्या होगा, क्या होगा बताइए। क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन किस कण को ऊंचे, तो आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसको विक्षेपित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको विक्षेपित नहीं करेगा, अल्फा कोण लिखा है, अल्फा कण होगा ना जी, अल्फा कण होगा, कोण नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक तो है, देखिए उल्टा हो गया, किसको त्वरित नहीं करेगा, तो याद रखेंगे इस पर प्लस चार्ज होता है, इसको करेगा, न्यूट्रॉन को करेगा, और अल्फा कण है, कोण नहीं है, तो अल्फा भी पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है और बीटा क्या होता है, निगेटिव। पढ़े ना ये, तो याद रखेंगे कि साइक्लोट्रॉन इसको भी त्वरित करेगा, इसको भी त्वरित करेगा, इसको भी त्वरित करेगा, किसको त्वरित नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। हमसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं है, ठीक है, उपयुक्त नहीं है, तो किसको त्वरित नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को। क्यों नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है,
ये थोड़ा सा गतिज ऊर्जा में क्या होता है, अपने पथ से विक्षेपित हो जाता है। तो कैसे टक्कर कराइएगा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करके अपने लक्ष्य पर उसको टक्कर कराना। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एनर्जी दिए, इलेक्ट्रॉन विक्षेपित हो गया। क्यों हो गया, इसका द्रव्यमान कम होता है। चलिए हटा दे इसको, कोई दिक्कत यहां तक। 21 नंबर में हाँ, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको निकाल लिया जाए, निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कहाँ निकाल ले, अलग पेज पे ही बता दे रहे हैं। मात्रक बताइए, 21 है ना जी, 21 अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है, मात्रक पूछ रहा है, तो मात्रक बताइए क्या होता है, बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर इसका अगर लिया जाए तो इसका न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, इसको टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1 भी कहा जाता है। ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1 भी कहा जाता है, और न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2 भी कहा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए इसको तोड़िए, इसका क्या था, एप्सिलॉन नॉट का क्या था, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, यही था ना बालक, देख लो पहले, यही था ना। चलिए अब इसको तोड़ना चालू कीजिए। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, तो ये न्यूटन ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूटन ऊपर ले जाइएगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर, और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ए को नीचे लेके आ जाइए, ये जो देख रहे हैं ना, ये ए ऊपर से नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर, और जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो ये एम्पियर स्क्वायर हो गया। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत बालक, लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, तो नीचे है कूलम्ब स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। तो आपको बता दें कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, तो जूल स्क्वायर हो गया, और नीचे कूलम्ब स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर हो गया। और याद रखिएगा जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, जूल पर कूलम्ब को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, तो वोल्ट बोलते हैं। तो वोल्ट का स्क्वायर नीचे एम्पियर का स्क्वायर, तो वोल्ट 2 है, अंडर रूट में भी है, तो वोल्ट बाहर एम्पियर बाहर। अब वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, देखिए कितना लंबा चौड़ा घुमा के आया है, कैसे कैसे लाए हैं। इसका यूनिट लिख लिए, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1 से भी निकाल सकते हैं और इससे भी। तो इसका न्यूटन एम्पियर इनवर्स 2, इसका कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। आप न्यूटन को ऊपर लाइए तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ऊपर आके स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर से आके नीचे पॉजिटिव। तो न्यूटन मीटर को ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, तो जूल स्क्वायर नीचे कूलम्ब स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, और जूल पर कूलम्ब वोल्ट होता है, तो जूल पर कूलम्ब वोल्ट होगा, और स्क्वायर है तो वोल्ट स्क्वायर, और नीचे एम्पियर स्क्वायर। तो अब अंडर रूट में स्क्वायर है तो 1 वोल्ट बाहर, अंडर रूट में एम्पियर स्क्वायर है तो 1 एम्पियर बाहर, और वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओम। तो बताइए इसमें सही आंसर कौन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक। चलो तो इसको मेंशन, ये तो हो गया, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा, ये वाला। हो गया बालक। कितना है, 21 है ना, 22 में आ जाता है, हटा इसको।
चलिए नेक्स्ट, ये 21 हो गया, 22 में आइए, बताइए तो। कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, तो कुंडली में फेरों की संख्या बिल्कुल, रोड के पदार्थ के प्रकृति पर, ये भी सही है, धारा के परिमाण पे, ये भी सही है, सब होगा टोटल, उपयुक्त में सभी हो गया बालक। तो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता किस पे निर्भर करेगा, ये टोटल पे करेगा जितना ऑप्शन दिया हुआ है। 23 नंबर। चलिए क्या कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने के लिए निर्भर करता है। तो वृत्तीय गति किस पे निर्भर करेगा, आपके चाल पे निर्भर करेगा, ठीक है। आपके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, आवेश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी क्या बताएं, केंद्र की ओर अभिकेंद्रक बल लगता है, केंद्र की ओर अभिकेंद्रक बल लगता है, तो द्रव्यमान तो अचर ही रहता है, परिवर्तनशील कौन है, वेग है या चाल है। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने के लिए निर्भर करता है किस पर, तो चाल पर निर्भर करेगा। हो गया बालक। नेक्स्ट, कितना नंबर ये है, 23, 24 में आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर बताइए। अभी आया है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा। अभी नहीं वाला था, किसको नहीं किया जाता है, तो हम क्या बोले हैं, कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा त्वरित, न्यूट्रॉन नहीं होगा, उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणायन होता है तो नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव वाला लूज मास का होता है, द्रव्यमान कम होता है, तो किसको त्वरित करेगा, धनायन। हो गया बालक। चलिए, साइक्लोट्रॉन से बहुत बार पूछा गया है। 25 नंबर। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की कोणीय आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। कोणीय आवृत्ति किस पर नहीं निर्भर करती है, तो याद रखेंगे त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है और वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें त्रिज्या तो है ये नहीं है और वेग नहीं है, लेकिन चाल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और लिख लेंगे त्रिज्या एवं वेग पर, त्रिज्या एवं वेग पर निर्भर नहीं करती है। लिख लेंगे त्रिज्या एवं वेग पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो त्रिज्या अगर रहता तो वो भी ले लेते, नहीं है तो क्या होगा, चाल हो जाएगा। चलिए हटाएं इसको। 26 नंबर में बताइए क्या कह रहा है, साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हम निकाले थे, देख लीजिएगा क्या था, तो Q² B² R0² अपॉन कितना 2m, काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाले थे। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3। चलिए हटा दे इसको, हटा दीजिए बालक। चलिए 27 बताइए। कर है परिनालिका के अंदर क्षेत्र की तीव्रता है, इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अच्छा, इसको हम लोग समानुपाती भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, समानुपाती भी कहते हैं। चलिए तो आगे क्या है, करे कि इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इसमें प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती। ध्यान देंगे IBL, याद है IBL था। तो अगर हम बात करें परिनालिका का या टोरॉइड का, तो टोरॉइड में त्रिज्या था, लेकिन परिनालिका में क्या था, लंबाई था। तो इसके किसके समानुपाती होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, इसके धारा के समानुपाती होता है। लिख लीजिए, धारा के समानुपाती। तो दोनों में आप देख लीजिएगा रिलेशन, दोनों के साथ क्या होता है, धारा में समानुपाती का संबंध होता है। आपको ये भी बताया गया था, टोरॉइड बताया गया था, परिनालिका भी बताया गया था। दोनों केस में देख लीजिएगा करंट के वैल्यू पर डिपेंड करता है। μ0/4π 2I/r था, या L होगा तो L लिए थे लेंथ, तो लेंथ नीचे है और ऊपर क्या है 2I है, तो करंट ऊपर है लेंथ नीचे, तो लंबाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, और धारा के साथ कौन सा संबंध, समानुपाती।
हटा दे इसको। चलिए 28 नंबर डॉटेड है, मतलब कुछ यहाँ मिसिंग होगा, 28 नहीं दिया हुआ है। 29 पढ़िए और बताइए। अभी तो बताए हैं, 29 में बताए हैं ना बालक, क्या होता है कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, देखिए लंबवत दिशा में गति करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, प्रक्षेप पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। अभी तो बहुत बार बात हो चुका है इसके बारे में। चलिए 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ने पर धारामापी की सुग्राह्यता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अगर मान बढ़ा दिया जाए तो धारामापी का सुग्राह्यता भी क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो आपको याद होगा लिखे थे कि सुग्राह्यता बढ़ने के लिए क्या क्या बढ़ना होगा, क्या क्या घटना होगा। वहां लिखा था कि फेरों की संख्या अधिक होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता अधिक होना चाहिए। ये भी बताए थे। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। सुन, आपको एक शंट पूछा था कि सर शंट किसको बोलते हैं, तो यही तो शंट है कि आप गैल्वेनोमीटर में धारामापी में अगर कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़िएगा और उसी कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं, शंट। मतलब धारामापी में अगर आप शंट जोड़ देते हैं, इसका प्रतिरोध लगभग शून्य या नगण्य होता है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, तो आमीटर में बदल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श आमीटर किसको बोलेंगे, तो ऐसा आमीटर जिसका प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा, उसको आदर्श आमीटर कहा जाएगा। और आदर्श वोल्ट मीटर किसको कहेंगे, जिसका प्रतिरोध अनंत हो जाए, जिसका प्रतिरोध क्या हो जाए, अनंत। ठीक है, ये बहुत बार, ये जो देख रहे हैं बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आदर्श आमीटर के लिए क्या होगा, प्रतिरोध शून्य। और शंट किसको बोलते हैं, तो कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को शंट बोलते हैं। और शंट का ही प्रयोग करके धारामापी को किसमें बदला जाता है, आमीटर में बदला जाता है। चलिए 32 देखिए, ये भी मिल ही गया। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होता है। चलिए लिख लीजिए 33। अब आगे, चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं, ताकि क्यों रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्यीय, देखिए रेडियल का मतलब सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पथ पे जो भी बल लगता है केंद्र की ओर, उसको हम लोग रेडियल ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा। और ये कहाँ काम करेगा, तो रेडियल। रेडियल मतलब आप कह सकते हैं सर केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर ज्यादा लगता है। हो गया बालक। चलिए 34। हाँ अभी आपको बताए हैं, जल्दी बताइए क्या बताए हैं। धारामापी में शंट का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है, खोजिए क्या करता है, बताइए। शंट क्या करता है, हम लोग कहाँ इसका उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए। देखिए होता क्या है कि अगर कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक, घर में फ्यूज लगाए हैं, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्यों लगाया जाता है, घर के सेफ्टी के लिए। क्या अचानक कभी ज्यादा वोल्टेज आ गया तो गल जाएगा, जो फ्यूज का तार है गल जाएगा, तो सर्किट ब्रेक कर जाता है, तो बाकी सब डिवाइस सेफ हो जाएगा। उसी तरीके से शंट है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो गल जाएगा। तो गल जाने से क्या होता है, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करंट से प्रोटेक्ट करते हैं डिवाइस को। बात समझ में आ रहा है। तो कम प्रतिरोधक का जो कम प्रतिरोध का जो प्रतिरोधक होगा उसको क्या बोलेंगे, शंट बोले। आपके एग्जाम में आता है कि शंट का दो उपयोग बताइए। ठीक है, तो एक उपयोग तो आप देख लिए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, और आप क्या कहेंगे कि उच्च धारा से परिपथ का सुरक्षा के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए हटाए बालक, नेक्स्ट 35। जल्दी बताइए, अभी बताए हैं अभी जस्ट, कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित करेंगे, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का
प्रतिरोधक जोड़ के। ठीक है, आपको बताए हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़ेंगे, वो भी कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में। और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसको शंट बोलते हैं। तो खोजिए इसमें कहाँ दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, पहला तो समांतर क्रम में है जी। ठीक है, समांतर क्रम है, समांतर थोड़ी होगा, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध नहीं होगा, ये होगा। हम लोग श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं तब वोल्ट मीटर में बदलता है। यहां बता दे क्या, 35 नंबर, 35 नंबर ध्यान देंगे। अगर धारा मापी में अगर श्रेणी क्रम संयोजन में अगर धारा मतलब है बहुत बड़ा प्रतिरोध, अगर बहुत बड़ा प्रतिरोध आप जोड़ते हैं, ठीक है, या उच्च प्रतिरोध लिख दे रहे हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उच्च प्रतिरोध का प्रतिरोधक जोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। श्रेणी नहीं, समांतर क्रम में। एक मिनट, धारा मापी को किस में, श्रेणी नहीं होगा जी, गलती क्या बता दिए, समांतर क्रम में। और अगर धारा मापी में हम श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध का प्रतिरोधक, ठीक है, इसी को तो शंट कहते हैं, जोड़िएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, आमीटर में। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शन देखना होगा क्या कह रहा है, कितना नंबर है, तो क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, समांतर क्रम में 4 नंबर होगा ना जी। देखिए तो अच्छा, दोनों एक ही टाइप हो गया क्या जी, चलिए तो इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है। देख ले थोड़ा असाइनमेंट में, देख ले क्या दिया हुआ है, कितना नंबर है, 35 उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। हाँ, टाइपिंग एरर है, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए आप। ठीक है, पहला और चौथा एक ही जैसा दिख रहा है, तो याद रखेंगे समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, पहले ही ले लीजिए ना। ठीक है, इसमें कुछ दूसरा ऑप्शन होगा, नॉट होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो अभी तो आपको बता दिए कि अगर समांतर क्रम में आप क्या जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध, तो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। और श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देते हैं क्या, अल्प प्रतिरोध, जिसको शंट कहते हैं, तो किस में बदल जाएगा, कोई दिक्कत बालक, ये मेंशन कर लीजिएगा, ये तो क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कि धारा मापी को अगर धारा मापी में समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर में बदलेगा। और धारा मापी में अगर श्रेणी क्रम संयोजन में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तो क्या होगा, आमीटर में बदलेगा। हो गया बालक, चल 35 हो गया। 36 नंबर, आमीटर को परिपथ से किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। चलिए बताइए, समांतर क्रम में संबंधित है कम प्रतिरोध के तार को, जिसे धारा मापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। बहुत अच्छा, हटा इसको।
38। ये तो आप जानते ही होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बताइए? टेस्ला। और टेस्ला को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, हटा इसको। 38 है, 39। चलिए, एम्पियर मीटर मात्रक है किसका? तो चुंबक के ध्रुव प्रबलता का। चुंबक के ध्रुव प्रबलता का है जी। लिखवाया था कैसे? तो आपको याद होगा क्यूएम। क्यूएम क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। चुंबक के ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है। इसके बाद 40 नंबर में आइए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो m बराबर याद है क्या था? QM इंटू 12। तो इसका अभी तो इसी के बारे में तो अभी बात हुआ था, तो इसका एम्पियर मीटर और इसका भी मीटर, तो कितना होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। खोज लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर है कहीं? नहीं है जी। तो नहीं है तो इसको बदलना पड़ेगा, ये होगा। मात्रक होता है, ये होता है। देखिए, ये तो है नहीं, ये है नहीं और ये है नहीं, तो यही होगा। अब कैसे होगा? तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आए दिमाग में सर कैसे होगा, तो चेंज कर लेंगे। हटा इसको। चालीस नंबर बताइए क्या था? 40 नंबर में चेक करना था कि सर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन आप किसके बारे में बोले थे? जूल टेस्ला इनवर्स 1। तो जूल टेस्ला इनवर्स 1 को जूल टेस्ला लिख सकते हैं, हो जाएगा इतना। तो बताइए, इसको जूल टेस्ला को क्या लिखे थे? कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 2। याद है? अभी ना हम लोग पीछे पड़े हैं। हाँ सॉरी, टेस्ला का क्या होगा जी? टेस्ला का देख लीजिए। तो टेस्ला को हम लोग क्या बोलेंगे? तो न्यूटन मीटर इनवर्स 1, एम्पियर इनवर्स 1। इसको बोलेंगे न्यूटन मीटर इनवर्स 1 और एम्पियर इनवर्स 1। तो इसको भी तोड़ दीजिए ना, न्यूटन मीटर में तोड़ देंगे। ध्यान देंगे, इसको भी तब तोड़ दीजिए। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। देख लो ना बालक, सही है। टेस्ला किसके बराबर? न्यूटन मीटर इनवर्स 1, एम्पियर इनवर्स 1। हो गया। अब कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए। इन न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो ये जब मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है का जी? न्यूटन मीटर इनवर्स 1 न्यूटन, देखिए तो गड़बड़ है क्या कहीं? एक मिनट ना, सही है बालक, सही है, सही है। न्यूटन मीटर ये तो सही है हमारा। तो ये कितना हुआ? एम्पियर इनवर्स 1। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं दे के क्या दे दिया था? जूल पर टेस्ला। तो इसको हम कन्वर्ट कर लिए। देखिए आगे, अभी लिख लीजिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट, फोर्टी 41 नंबर क्या कर रहा है? चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई का कितना होता है? तो 84 से 85%। 85 नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? 84%। 84 से 85% तक होता है। हटा इसको। चलिए 42 नंबर जल्दी बताइए। कह रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। तो चुंबकीय आघूर्ण कौन सा राशि है? सदिश राशि। याद है वेक्टर का चिन्ह दिए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक हेनरी पर मीटर। हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है? 2 हुआ था ना बालक? और आइए, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल।
बताया गया था ना, दोनों अलग अलग लिखे थे। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा, मैक्सवेल होगा। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा बताइए, बीमीय सूत्र क्या होगा, तो निकालना लीजिए। फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, तो बी का कितना होगा, एम टी इनवर्स टू ए इनवर्स, एक मिनट, ये होता है ए इनवर्स 1, हाँ ठीक है, और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर होगा, तो कितना हुआ है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स 1। खोजिए तो कहीं है, यही है क्या, हटा इसको। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, किसका अस्तित्व नहीं होता है बताइए। तो एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा चुंबक नहीं देखिएगा जिसमें केवल एक ही पोल हो, नॉर्थ है तो साउथ रहेगा, साउथ है तो नॉर्थ, तो एकल ध्रुव वाला चुंबक का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, नहीं होता है, तो यही आंसर है आपका कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब नॉर्थ कह रहा है केवल नॉर्थ होगा, ऐसा होगा चुंबक में केवल नॉर्थ रहे साउथ नहीं रहे, ऐसा होगा ही नहीं, बाकी सबका अस्तित्व होगा। 47 पढ़िए। अभी आपको बताए हैं, यदि एक क्षण चुंबक, चुंबक दे दिया ना, तो चुंबक में क्या पूछ रहा है आपसे, उदासीन बिंदु, तो क्या बताए हैं, याद है शुरू में ही आया था, बताया था ना कि अगर चुंबक कह देगा क्षण चुंबक, तो क्षण चुंबक में तो दो उदासीन बिंदु हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। कोई दिक्कत बालक, 48 चलिए बताइए। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है बालक, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसका दो टुकड़ा आप कर दीजिए, तो दो टुकड़ा कर दीजिएगा तो याद रखिएगा ये दो नया नया चुंबक बन जाएगा। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ बना लेगा, अगर ये साउथ है तो नॉर्थ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, ध्रुव प्रबलता का। ध्रुव प्रबलता का मान क्या होता है, अपरिवर्तित। क्यों, नया नया चुंबक बना लेगा खुद, नॉर्थ है तो साउथ बना लेगा, साउथ है तो नॉर्थ, इसका प्रबलता कम नहीं होगा, याद रखिएगा। 49 कह रहा है कि एम आघूर्ण के चुंबक को क्षेत्र बी की दिशा में 180 डिग्री से विक्षेपित करने के लिए किया गया कार्य, नहीं 2 MB ये होगा। अभी कैसे होगा थोड़ा सा हम निकाल के बता दे रहे हैं, ये होगा। क्वेश्चन क्या है थोड़ा ध्यान से समझिए। 49 नंबर आपको बताए थे कि चुंबकीय द्विध्रुव को घूर्णन कराने में संपादित कार्य कितना था, MB 1 - cos थीटा। ठीक है, तो इसमें कहां से कहां तक, तो कह रहा है कि 0 से 180 डिग्री तक घुमाया गया, तो 0 के लिए ये 1 हो गया है, और कहां तक घुमाए हैं, cos 180, तो W बराबर MB होता है, और 1 - cos 180 लिख दीजिए। ठीक है, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1, तो MB हो गया 1 - 1, तो -1 कीजिएगा तो डायरेक्ट करें, -1 - 1 +1, तो W बराबर कितना हो गया, 2 MB। अगर 90 डिग्री रहता तो केवल MB, 180 है तो 2 MB, 270 होगा तो 1 MB होगा, और 360 पे 0 हो जाता है, लिख लीजिए। तो याद रखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा आपको, तो 2 MB काम करना पड़ेगा। M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हटाए बालक। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट 50 तक ही करेंगे आज। बताइए क्या कह रहा है, 3 ही ऑप्शन दिख रहा है जी, एक और ऑप्शन दिखना चाहिए ना।
अच्छा पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। अरे जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, कहाँ पर होगा ये आपको बताना होगा। तो याद है बल आघूर्ण आपको पढ़ाया गया था, टॉर्क पढ़े थे हम लोग, टॉर्क पढ़िए। करे जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम तब होगा जब चुंबकीय अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, क्या है, क्षेत्र के लंबवत हो। उसके बाद क्षेत्र से तो देखिए ना निकाल दे रहे हैं, इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है, 50 नंबर ना। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना होता है, तो m क्रॉस बी होगा। तो बताइए क्रॉस किस में टूटेगा, क्रॉस किस में टूटेगा, तो एक मिनट, p क्रॉस ही था, हाँ ठीक है, तो साइन में टूटेगा तो ये कितना होगा एम बी साइन थीटा। तो बताइए थीटा कितना डिग्री पर महत्तम होगा, आपसे कह रहा है महत्तम चाहिए, मतलब ये जो मान है ये महत्तम चाहिए। तो ई महत्तम होने के लिए कोण भी महत्तम होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए। और बताइए थीटा का वैल्यू महत्तम कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। थीटा का वैल्यू महत्तम कितना पर होता है, 90 पर। तो 90 मतलब क्या होता है, लंबवत होता है। 90 मतलब क्या होता है, लंबवत। तो बल आघूर्ण महत्तम चाहिए तो कोण भी महत्तम होना चाहिए। और साइन कितना डिग्री पे महत्तम होता है, 90। अब देख के बताइए इसमें क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, आपको टॉर्क मतलब बल आघूर्ण महत्तम चाहिए, तो महत्तम चाहिए तो कोण भी महत्तम होगा। और महत्तम मतलब कितना, लंबवत। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो बस इसके आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको जितना 50 बताया गया है सबका एकदम बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बंद कर दीजिए।